हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक जी। आज हम जो स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं वो है IAS 33 EPS अर्निंग पर शेयर। IAS 33 है, ये स्टैंडर्ड जो है वो 33। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको। ये स्टैंडर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले ये चीज़ पे बात करते हैं। ये किस बारे में है, ये चीज़ बात करते हैं कि जैसे आम आदमी जो कि चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, जैसे आम आदमी मैं हूँ, आप हैं, या फिर कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, वो अकाउंटेंसी का उसको इतना इल्म नहीं है, वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगेगा तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। उसके लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि अगर वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बदले उसको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बदले उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना शेयर होल्डर वेल्थ कितना मिलेगा उसे। तो उसको कोई गर्ज नहीं है कंपनी क्या करती है, क्या इन्वेस्ट करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है, पैसा कैसे लेके आ रही है, ऑपरेशन से कितना लेके आ रही है, कमीशन से कितना लेके आ रही है, या डिविडेंड कितना बांट रही है, प्रॉफिट कितना बांट रही है। तो उसको बस ये है कि उसको अपना गर्ज है कि उसको कितना मिल रहा है एक शेयर के बदले, उसको कितना प्रॉफिट है। उसको ये मालूम है कि कंपनी ए है, उसमें अगर मैं अब कंपनी ए में 20 जो है वो 200 प्रॉफिट है उसका। कंपनी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। इसका जो प्रॉफिट है उसका मालूम है, ये कंपनी बना रही है 100,000 पर मंथ और पर ईयर जो भी है। और ये कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो है 200,000। ठीक है, इसके शेयर्स हैं सपोज इसके शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल जो है इसका, वो नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके हैं 1,000। इसके भी शेयर्स 1,000 हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी पर्सन है जिसका कोई इल्म नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नहीं है, उसके लिए तो बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि उसको पर शेयर कितना मिलेगा। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करेगा तो इसका EPS कैसे आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स। प्रॉफिट इसका कितना है 100,000 और ये कितना है 1,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसका मतलब है एक शेयर उसको कितना कमा के देगा, $100, अगर वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करता है। अगर वही पैसा अगर वो कंपनी बी में इन्वेस्ट करता है तो इसका EPS कितना निकलता है, इसका निकलेगा 200,000 डिवाइडेड बाई 1,000। इसमें मिलेंगे $200 इसको। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी बी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसकी शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो हर बंदा प्रॉफिट जो है वो कंपनी बी में देखेगा, कंपनी बी को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये EPS जो है ये जब हो जाएगी, जब हो जाएगी। ये EPS का क्या है, जब ये जिसके नंबर ऑफ़ शेयर्स तो सेम है, नंबर ऑफ़ शेयर्स प्रॉफिट है, जिसमें वेल्थ ज़्यादा बढ़ रही है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा, जिसमें वो ज़्यादा इन्वेस्ट उसी में करेगा जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अभी देखें इसमें अब प्रॉफिट कौन सा लेना है। सबसे पहली बात है कि डिनोमिनेटर की तो हमें समझ है, न्यूमिनेटर में क्या लेना है। प्रॉफिट कौन सा लेना है इसमें, तो हम लोग प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट में से अभी टैक्स भी निकालना है, फिर आपने इंटरेस्ट भी निकालना है, तो फिर कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है, टैक्स से पहले वाला, टैक्स के बाद वाला। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि EPS कैलकुलेट करते हुए प्रॉफिट कौन सा लेना होता है आपने। प्रॉफिट लेना है आपने, यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, सेल्स। ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दिया आपने। सेल्स कॉस्ट, ये मैं वापस लिखता हूँ, प्रॉफिट कौन सा लेना होता है इसमें आपने। प्रॉफिट कौन सा लेना है आपने इसमें से आपने लेना है सेल्स। जैसे आपका सेल आता है फिर आप निकालते हो कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें से लेस कर देते हो आप। ठीक है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ। जैसे
ये आ गया आपका जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। इसमें से फिर आपने एडमिन एक्सपेंस निकालने हैं, फिर लेबर ओवरहेड, सब यानी सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या फिर कौन सा वाला प्रॉफिट आएगा जिसे हम कहते हैं PBIT। इसका मतलब है इसमें से भी प्रॉफिट में से टैक्स भी, आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, और इसमें से आपने, क्योंकि कंपनी ने कोई लोन लिया हो सकता है या डिबेंचर्स होंगे, जो भी है लोन नोट होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है उन्होंने। यहाँ पे इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा इनके पास आ जाएगा PBT, यानी बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। इसमें से आप अपने टैक्स पे करना है, टैक्स अगर पे करोगे तो ये आ जाएगा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट भी जो है, इसमें से अभी आपने डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने देना होता है। ये प्रॉफिट जो है ये शेयर होल्डर को आप नहीं दे सकते। ये प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड निकलेगा जब ये जो अमाउंट है ये है, इसके ऊपर किसी का हक नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर का। इस पे हम लोग ये लिख सकते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है जो ये प्रॉफिट है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जाएगा। जब आप EPS कैलकुलेट करोगे तो इस पे कैलकुलेट करोगे, ये प्रॉफिट ऊपर रखोगे और नीचे जब भी अभी मैं जितना भी क्वेश्चन करूँगा, जब भी मैं प्रॉफिट का नाम लूँ तो आप यही समझना है कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसको अर्निंग भी कहते हैं, या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का देना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे देखते हैं। अब थोड़ी एग्जांपल करते हैं। ये मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये पता चल जाएगा कि टाइमलाइन में इसमें समझाने में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन वन क्या है, ये यह डेट है 1 Jan X6। ठीक है, इस दिन कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इस वक्त हैं इनके पास। 31 दिसंबर आ गया, X6 आ गया, इसमें शेयर्स कितने हैं, सेम 10,000 शेयर्स इधर भी हैं। अर्निंग या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू जो शेयर होल्डर कितना है, 20,000। अब EPS कैसे निकालना है, हम लोगों ने EPS का जैसे फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर पे प्रेफरेंस डिविडेंड, इन तीनों को निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स है। इसमें मैंने ये अर्निंग लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, इस क्वेश्चन में 20,000 अर्निंग आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स आप देखो, कंपनी ने बीच में 1 साल के अंदर कोई भी शेयर इशू नहीं किया। जब इशू ही नहीं किया तो आप डिवाइड बाई 10,000 कर दो। ठीक है, कितना आ गया, $2 पर शेयर आ गया इसका, यानी इसका EPS क्या है, $2 पर शेयर। यानी आपका इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये $2 एक शेयर के पीछे आपको कमा के देगा। अब मैं आपको हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो क्या है, क्योंकि कंपनी 3 तरह के इशू कर सकती है, टाइप ऑफ शेयर इशू। हम लोग किस कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फुल
मार्केट प्राइस, फुल मार्केट प्राइस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बोनस इशू, और फिर पढ़ेंगे राइट इशू। यानी 3 किस्म के इशू हैं जो कंपनी कर सकती है। या तो फुल मार्केट प्राइस होगा, फुल मार्केट प्राइस, या बोनस इशू, या राइट इशू। पहले बात करते हैं फुल में। फुल मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? जिस दिन कंपनी ने इशू किया उस दिन उनको कैश मिला। कंपनी रिसीव्ड कैश अगेंस्ट शेयर्स, यानी शेयर्स देने के बाद जो कैश मिलेगा वो फुल मार्केट इशू है। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि जो कंपनी को कैश मिला है, कैश के जो उन्होंने शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किए हैं कैश के बदले, वो कैश उसी दिन से यूटिलाइज होना शुरू हुआ है, उस दिन से। ठीक है, फिर उस दिन से ऑनवर्ड का इफेक्ट लेंगे इसमें क्या करना है, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है कि टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट शेयर्स आर इशूड। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने इसका इफ़ेक्ट उस दिन से लेना है जिस दिन शेयर इशू है। ठीक है, अभी उसके बाद बोनस इशू क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये तो हम लोगों ने फुल मार्केट इशू पढ़ लिया, आगे हम लोग एग्जांपल करेंगे बाद में। अब बोनस इशू क्या है? बोनस इशू है जैसे इक्विटी शेयर, आपने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर्स हमेशा सस्ते होते हैं डेट से। चलो कंपनी का अगर डेट लेना पड़े या इशू लाइक कैश जनरेट करना पड़े शेयर्स इशू करके, तो दोनों सूरत हाल में सबसे बेहतर यह है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर दो। इसकी इशू कॉस्ट कम होती है, इशू कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो है इक्विटी आपको सस्ता पड़ता है, डेट में आपको महंगा पड़ता है। डेट पे आपको फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर आप लोन लेते हो या लोन नोट इशू करते हो, कैश आपके पास आ जाता है, या लोन लेके आपके पास कैश आ जाएगा, लेकिन फिर आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो उस पे इंटरेस्ट पे वो आपको डेट हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और उससे गेयरिंग रेशियो भी इफेक्ट करती है, लिक्विडिटी रेशियो या फिर गेयरिंग इफेक्ट होती है। तो कंपनी के पास ज़्यादा चाहिए कि आप उसे शेयर्स इशू कर दो। ठीक है, अभी कंपनी ने अभी बोनस इशू में तो कहीं कैश आता नहीं है, इट्स अ फ्री इशू। इसमें कंपनी के पास तो कोई कैश आया ही नहीं है। जब कंपनी के पास कोई कैश आया ही नहीं है तो फिर इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या करेंगे, पहले दिन से लेंगे। एक तो बात ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेट और फर्स्ट डे, टेक इफेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब बोनस इशू क्या है? बोनस इशू में ये है जैसे कंपनी के पास उन्होंने कुछ पेमेंट करना है, या फिर क्लाइंट्स को या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उनके पास है ही नहीं, लिक्विडिटी का इशू है। फिर वो क्या कहता है, डिविडेंड के बदले उनको बोलते हैं कि काम करो शेयर्स इशू कर दो, उनके वो भी खुश हो जाएंगे और कंपनी को इक्विटी शेयर सस्ते पड़ते हैं। तो फिर इसका फ्री इशू, इसमें क्या कह सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 शेयर फॉर 10 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। अगर ऐसा लिखा हो एग्ज़ाम में, ये आपको इस तरह से दिया होएगा, इसका मतलब ये है कि एक शेयर मिलेगा फ्री में जिसके पास 10 शेयर्स होंगे। सो एक शेयर मिलेगा जिसके पास 10 शेयर होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं राइट इशू पे। पहली तो ये चीज़ है कि राइट इशू है क्या। राइट इशू ये है कि जैसे अब मेरे पास मोबाइल की कंपनी है और आप हर साल मेरे से मोबाइल लेके जाते हो। ठीक है, अब हमारे पास 2-3 साल का या 5 साल का हम लोगों का ट्रेड एक्सपीरियंस है ऑलरेडी एक दूसरे के साथ है। फिर एक ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ जाता है, बिजनेस रिलेशनशिप आ जाता है, लाइक हमारी एक दूसरे सलाम दुआ बढ़ जाती है। आप ये समझ लें, अब एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ने लगते हैं बिजनेस के जहाँ तक बात आती है।
फिर मैं क्या करता हूँ, एक नया मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं दूसरे क्लाइंट को भेजने की बजाय, फ़ोन करने की बजाय, मुझे मालूम है कि दूसरा क्लाइंट पता नहीं बात करेगा या लेगा कि नहीं लेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही क्लाइंट को, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जैसे आप हो, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आपको बोलता हूँ कि एक मोबाइल है मेरे पास और ये अच्छी हालत में है, बहुत लाइक ए कैटेगरी है, बहुत अच्छा है, टाइप ए, और जो भी स्क्रीन पे कोई स्क्रैच नहीं है, सब कुछ। तो ये मार्केट में अगर मैं बेचूँगा तो 50 का मिलेगा, 50 का बेच सकता हूँ मैं। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको ये 45 में बेच दूँगा, ये 40 में बेच दूँगा, यानी कम प्राइस रख के मैं जल्दी बेच रहा हूँ। ठीक है, और आपके लिए क्या इंसेंटिव होएगा कि अगर आप बीइंग अ कंपनी किसी और कंपनी में जाओगे तो वो क्या कहेगा, आप उसके ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप बोलोगे यार प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो नया क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है, आप ऑलरेडी अपने क्लाइंट को बेचना ज़्यादा आसान है। ठीक है, और तो ट्रस्ट वर्दी भी है। राइट इशू में क्या है कि हम आपको कहते हैं कि हम आपको जिसके पास 10 शेयर्स होंगे उसको मैं 2 सस्ते में दे दूंगा, फ्री नहीं, सस्ते में दे दूंगा। ठीक है, ये हम लोग सारी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं फुल मार्केट इशू से। अब मैं स्लाइड आगे लेके जा रहा हूँ, फिर हम लोग थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एक एक के। फर्स्ट जैन X6 पहला दिन, इधर कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स, यानी इस वक्त कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 जुलाई को X6 को इन्होंने फुल मार्केट प्राइस इशू किया है। कितने शेयर्स इशू किए इन्होंने, 5,000 शेयर इशू किए हैं इन्होंने जुलाई में। फिर यहाँ पे 31 दिसंबर तक X6 तक कितने शेयर्स हो गए इनके पास क्लोजिंग में, यानी 10,000 पहले थे, फिर 5,000 बाद में इशू किए, और यानी 10,000 ये थे, 5,000 और इशू किए, तो कितना हो गया, 15,000 हो गए यहाँ पे। अब इनके पास कितने शेयर्स हो गए, 15,000। ये मैंने कैसे निकाला है, 10,000 प्लस 5,000, यानी 10 पहले थे, 5 आपने जुलाई में इशू किए, तो 15,000 आपके पास शेयर्स हो गए टोटल। अब इसका EPS कैसे निकालेंगे, आप ये देखो, पहले साल मैंने आपको ये बताया था, अगर तो साल के बीच में कोई भी शेयर्स अगर इशू नहीं हुए, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम है, तो फिर जस्ट नंबर ऑफ़ शेयर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, इस पर डिवाइड कर दो, आपका EPS निकल आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपके एक साल के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, यानी पहले कुछ और थे, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने बीच में इशू किए हैं, तो इसमें आप नंबर की आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रॉफिट है आपके पास 25,000, तो मैं क्या EPS अगर मैं अभी गलत निकाल के दिखाता हूँ, 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये जो आएगा ये गलत होएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपने ये 5,000 का इफ़ेक्ट तो लिया ही नहीं, क्योंकि 5,000 इशू तो आपने किया था मिड में जाके, मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ईयर। इससे पहले तो आपके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स थे, पहले 6 महीने आपके पास 10,000 थे, और आखिरी 6 महीने आपके पास 15,000 शेयर्स थे। ठीक है, आपने तो इफेक्ट नहीं लिया। इसमें इस वाले सूरत हाल में हम क्या करेंगे, हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले दिन कितने शेयर्स थे इनके पास, 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, और ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे, हम लोगों ने देखा है कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे। यहाँ पे गिनते हैं, जनवरी से लेके जून तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 6 महीने का इफ़ेक्ट लेंगे इसमें, क्योंकि ये शेयर 6 महीने आउटस्टैंडिंग थे। अब मैं इसी तरह का कलर चूज़ किया, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, यानी जनवरी से लेके जून तक आपने 6 महीने यूज़ किए, ये शेयर्स जो है 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, जून तक का इफ़ेक्ट ले लिया आपने। फिर जुलाई आ गया, इसमें आपने फुल मार्केट प्राइस इशू किया, 5,000, पहले कितना था 10, और अब कितना है 5, यानी 15,000 शेयर्स अब आपके पास हो गए हैं।
ठीक है, जुलाई में 15,000 शेयर हो गए थे आपके पास। तो कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं ये देखते हैं। अब जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, यानी 6 महीने का इफेक्ट ये लेंगे। 15 पहले 6 महीने 10,000 शेयर आपके पास आउटस्टैंडिंग थे, आखिरी 6 महीने आपके पास 15,000 शेयर्स थे। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें ये, तो आपके पास आएगा कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आते हैं आपके पास? 12,500 शेयर्स आ गया अब आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गया। ठीक है, अब ईपीएस कैसे निकालेंगे इसका? अब ईपीएस निकालेंगे, ईपीएस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स। वेटेड एवरेज लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? 25,000। और अब आपके पास ये कितना आया वेटेड एवरेज? ये है 12,500 आ गया। अब आपका ईपीएस कितना है इसमें? $2 पर शेयर आपके पास इसका ईपीएस आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे ईपीएस। अगर तो बीच में मिड ईयर अगर आपके पास लॉन्च होते हैं शेयर्स, फुल मार्केट इशू हुआ है तो। लेकिन बस ये ख्याल रखना, जब आप फुल मार्केट इशू हुए तो इसका इफ़ेक्ट उस दिन से लेना है जिस दिन ये इशू हुआ है। तो इस दिन इशू है तो टेक इफ़ेक्ट फ्रॉम दैट डे। टेक इफ़ेक्ट ऑन द डे शेयर्स आर इशू, उसी दिन से इफ़ेक्ट लेना है। ठीक है, आप ये देख लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर टाइम लाइन बनाते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा आसानी से। 1 Jan X6, यहाँ पे क्या है? 31 दिसंबर X6, साल का आखिरी दिन। सपोज 1 अप्रैल X6 को आपने फुल मार्केट प्राइस इशू किया है। फुल मार्केट प्राइस इशू कितने शेयर्स किए हैं आपने? सपोज 2000 शेयर्स आपने इशू किए हैं। और आपके पास ये नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले दिन में कितने हैं? सपोज आपके पास हैं 5,000 शेयर्स। पहले 5,000 थे, 2,000 आपने इशू किए हैं अप्रैल में जाके। ठीक है, फिर सपोज करो आप नवंबर में आके 1 नवंबर X6 में जाके फिर से फुल मार्केट प्राइस इशू करते हो। कितने शेयर्स? सपोज हम लोग करते हैं 4,000 शेयर्स। दिसंबर तक कितने शेयर्स हो गए हैं? अब हम देखते हैं, 5,000 जनवरी में थे, फिर आपने 2,000 इशू किया, 5 और 2 7,000। ठीक है, उसके बाद 4,000 अभी इशू किया, 5 और 2 7, 7 और 4 11,000। इसमें आपके पास 11,000 शेयर्स आगे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स टिल दिसंबर इज़ 11,000। तो अगर सपोज करें हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। प्रॉफिट है आपके पास सपोज 100,000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखो, साल के बीच में, एक साल के अंदर उन्होंने मल्टीपल इशू है, 2 दफ़ा इशू किए हैं शेयर्स, तो इसका इफ़ेक्ट भी हम लोगों ने उतने महीनों का ही लेना है। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि लाइक प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 11,000 जो ये है, इससे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेयर चेंज हुए हैं। तो हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे इसमें। कैसे निकालेंगे? पहले दिन कितने इशू थे शेयर्स आपके पास? 5,000 शेयर्स थे पहले दिन। ठीक है, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये आउटस्टैंडिंग रहे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का तो पहला दिन है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने ये आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब आपने 3 मंथ का इफेक्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ,
जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने का इफ़ेक्ट लेना है आपने, क्योंकि पहले 5,000 शेयर सिर्फ 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं। फिर आ गया अप्रैल। अप्रैल में कितने शेयर्स हो गए? 5,000 पहले थे और 2,000 अब शेयर इशू किया है। 5 और 2 हो गए, ये 7,000 शेयर्स हो गए अब। ये 7,000 शेयर्स कितने दिन रहे हैं ये काउंट करते हैं, कितने महीने रहे ये। अप्रैल से लेके ये यहाँ, अप्रैल से लेके यहाँ तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो इसका इफेक्ट लेंगे 7 महीने का। अब आप देखो, 5 पहले थे और 2 अभी इशू किए, 7 हो गए। अब 7 में 4 अभी और इशू कर रहे हो, तो 11,000 शेयर्स हो गए। अब ये 11,000 शेयर्स कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे, बस ये देख लेते हैं। अब ये है नवंबर से लेकर दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर यानी 2 महीने ये आउटस्टैंडिंग है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ 2 महीने का ही लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन करेंगे आप। तो इसका अगर आप आंसर निकालें तो ये आता है 7,166 शेयर्स। ये आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आपका। अब आपने अगर ईपीएस निकालना है तो आप ईपीएस निकाल सकते हो आसानी से। प्रॉफिट कितना है आपका? 100,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने, ये लो। इस तरह से आपका ईपीएस आएगा, ये आप निकाल सकते हो। मैं रिपीट करते हैं चलें। अब कंपनी के पास पहले दिन कितने शेयर्स थे? 5,000, जो हमने यहाँ लिखा। कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहे? 3 मंथ्स। जनवरी से लेके मार्च तक का इफेक्ट लेंगे 3 महीने का। फिर कंपनी ने कितने इशू किए? 5,000 पहले थे और प्लस 2,000 ये वाला इशू किया, 2,000। ये कहाँ लेंगे? अब कितने हो गए? 7,000 शेयर्स हो गए अब। तो ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? ये 7 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने का इफेक्ट लेंगे। फिर कंपनी के पास हो गए, पहले कितने थे? 7,000 पहले थे और अब कितने इशू किए? 4,000 अब इशू किए इन्होंने। अब उनके पास हो गए 11,000 शेयर्स। ठीक है, और ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीने का इफेक्ट लेंगे। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इसका ईपीएस।